कम से कम थोड़ा सा तैरना। चलो ठीक है, चलो आज कैंसिल कर देते हैं। अब ये 2022 नहीं है और पुतिन धीरे धीरे ये समझ रहे हैं। 13 अगस्त को पुतिन ने एक विनाशकारी गलती की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय देश रूस के शैडो फ्लीट पर अपने प्रतिबंध लागू करना बंद नहीं करते तो रूस को मजबूरन यूरोपीय जहाजों और टैंकरों पर हमला करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, उन्होंने एक बात भूल गए। रूस के जहाजों ने बहुत पहले ही रूस की बात मानना बंद कर दिया था। काला सागर में यूक्रेन ही तय करता है कि रूसी जहाज रहेंगे या नहीं, और इसके पीछे एक वजह है कि रूस का काला सागर बेड़ा क्रीमिया से भागने पर मजबूर हुआ, सेवास्तोपोल को छोड़ना पड़ा और नोवोरोसिस्क में जाकर छुपना पड़ा। और सोचिए, क्या वो भी काफी दूर नहीं था। यूक्रेन ने अभी अभी पुतिन की धमकी का जवाब दिया और इस जवाब ने क्रेमलिन के लिए एक बात बहुत साफ कर दी। रूसी नौसेना अब असल में नौसेना रही ही नहीं है। रूस के मुख्य नौसैनिक अड्डों में से एक पूरी दुनिया के सामने जल रहा है और रूसी युद्धपोतों के पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और सोचिए, क्या इन सब के बीच हमें एक रिपोर्ट मिलती है कि जेडी वेंस ने खुद फोन उठाया और कीव को एक ऐसी रिक्वेस्ट के लिए कॉल किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और यूक्रेन का जवाब और भी ज्यादा लोगों को हैरान कर गया। इसके अलावा यूक्रेन अब कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने इस पूरे युद्ध में कभी नहीं किया। तो चलिए आज के वीडियो में इन सब बातों और भी बहुत कुछ पर चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट में देख सकते हैं, यूरोपीय देशों ने खासकर इटली के नेतृत्व में अब वास्तव में अपने प्रतिबंधों को लागू करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में इस महीने की शुरुआत में एक इटली के नेतृत्व वाली टीम ने एक रूसी टैंकर पर चढ़कर उसकी जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह किसी भी यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अब यह वास्तव में रूसी टैंकर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे जहाज सुविधा के लिए अलग अलग देशों का झंडा लगाते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक संभावना रूसी माल ही था। अब जाहिर है व्लादिमीर पुतिन इससे बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं जब लोग नियमों को लागू करना शुरू कर देते हैं तो रूस के लिए उन्हें तोड़ते रहना और मुश्किल हो जाता है। तो व्लादिमीर पुतिन को सार्वजनिक रूप से सामने आना पड़ा और फिर से अपनी धमकी देना शुरू करना पड़ा, जैसा कि वो इस पूरे युद्ध में करते आ रहे हैं। मूल रूप से उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा, अरे हम सबकी जिंदगी नर्क बना सकते हैं, जैसे रूस पहले से ही ऐसा नहीं कर रहा हो। बस सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आपका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान यूरोपीय संघ के फैसलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो हाल ही में हुए थे। हम देखते हैं कि कुछ देशों के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन करते हुए हमारे कारोबारियों के जहाजों यानी नागरिक जहाजों की आवाजाही को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में। और हाल ही में उन्होंने हमारे जहाजों को जब्त करने और चुराई गई संपत्ति को बेचने का विचार भी पेश किया। बिल्कुल, ये समुद्री डकैती और लूटपाट के अलावा कुछ नहीं है। और अगर ऐसा व्यवहार में होने लगेगा तो हमें भी उसी तरह की कार्रवाई से जवाब देना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि उन्हीं जल क्षेत्रों में जहां हमारे जहाजों पर हमले की योजना बनाई जा रही है, तो डाकू जैसा, बल्कि जहां भी हम खुद जरूरी और उपयुक्त समझें। तो डाकू जैसा। अब पुतिन को बहुत जल्द इन शब्दों पर पछतावा होगा, लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि सिर्फ पुतिन ही धमकी नहीं दे रहे थे। हमारे पास अन्य रूसी अधिकारी भी थे, जैसे पुतिन का चहेता छोटा कठपुतला मेदवेदेव, जो यूरोपियों के खिलाफ वही धमकियां दे रहे थे। देखिए उन्होंने क्या कहा। यह वह टिप्पणी है जो मेदवेदेव ने कही। यह है उनका कथन, यह है वह कथन। उन यूरोपीय कुत्तों को कोई अधिकार नहीं है कि वे गैर रूसी झंडे के तहत चलने वाले लेकिन रूस के हित में माल ले जा रहे वाणिज्यिक जहाजों को रोके। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश जहाज भी सुविधाजनक पंजीकरण वाले झंडों के तहत चलते हैं, तो रूस को यह अधिकार है कि वह दुश्मन देशों के किसी भी वाणिज्यिक जहाज पर हमला कर सकता है, चाहे वह हमारे जल क्षेत्र में हो या तटस्थ जल में। अगर यह संदेह करने की पर्याप्त वजह हो कि वह दुश्मन के हित में माल ले जा रहा है, किसी भी तरह का माल, ऐसे बहुत सारे जहाज हैं। अब यह आखिरी हिस्सा, वह इसे लेकर पछताने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं कि वह क्या कहता है। रूसी सशस्त्र बल काले सागर से परे अपने अभियानों का दायरा नाटकीय रूप से बढ़ाने में सक्षम है। अब मुझे नहीं पता कि मेदवेदेव सच में बेवकूफ है या सिर्फ बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें पता है कि काले सागर में कोई रूसी युद्धपोत या रूसी नौसेना के जहाज नहीं है। इसका कारण यूक्रेनी हमले हैं। और अंदाजा लगाइए, क्या यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी रैंडम यूक्रेन समर्थक यूट्यूबर से आ रही हो। ये ऐसी बात है जिसे खुद रूसी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए और ध्यान रखिए, यह रिपोर्ट 2024 की है। तो लगभग 2 साल पहले यूक्रेन के हमलों ने रूसी काला सागर बेड़े को सेवास्तोपोल से नोवोरोसिस्क अपने युद्धपोतों को ले जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बात एक रूसी अधिकारी ने रॉयटर्स को पुष्टि की थी। अब ये बताना जरूरी है कि जब ये हुआ था तो ये कितनी बड़ी बात थी। सेवास्तोपोल बेस दशकों तक रूसी काला सागर बेड़े का मुख्य अड्डा था, जो
सोवियत संघ के समय से चला आ रहा है और रूस को ये छोड़ना पड़ा क्योंकि यूक्रेन के हमलों और यूक्रेनी ड्रोन की वजह से। और मत भूलिए, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। अब सेवास्तोपोल छोड़ने के बाद रूसी नौसेना नोवोरोसिस्क चली गई, जो इस इलाके से सैकड़ों मील दूर है। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि हमने 2 दिन पहले ही जाना, वो दूरी भी काफी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि रूसी नौसेना अब बिना घर के है, अब यह बेघर हो गई है। तो अगर आप लोग इसकी मदद करना चाहते हैं तो शायद सुझाव दे कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वे समुद्र की गहराई में चले जाएं, लेकिन मुझे शक है कि वे इसे मानेंगे। फिर भी चलिए इस यूक्रेनी हमले पर नजर डालते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूस अरबों डॉलर अपने प्रचार को फैलाने में खर्च करता है और हम अपनी तरफ से जितना हो सके उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वाकई में आपके समर्थन की जरूरत है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया 1 सेकंड निकालें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये वाकई फर्क डालता है। अब चलिए देखते हैं कि यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में क्या किया। क्या आप देख रहे हैं कि ये सारे ड्रोन यूक्रेन से रूस में उड़ रहे हैं? यह 11 अगस्त को हुआ था। दक्षिण में नीचे वाले उस समूह पर ध्यान दें। ये वे ड्रोन हैं जो काला सागर बेड़ा और उस शहर में स्थित नौसैनिक अड्डे की ओर जा रहे हैं। और जब वो हमला वास्तव में हुआ तो जमीन पर ये ऐसा दिख रहा था। यहाँ हमारे पास एक रूसी आदमी है जो कैमरे पर धीरे धीरे समझ रहा है कि क्या हो रहा है। शुरू में उसे लगता है कि वह बस एक यूएफओ देख रहा है और फिर वह जल्दी ही समझ जाता है, शिट, जरा देखो, ये कौन सा यूएफओ है? जेट। हाँ। अब रूस ने इस हमले को रोकने के लिए इतनी कोशिश की कि इस शहर का रात का आसमान आतिशबाजी की तरह या जैसे सुबह हो गई हो चमक रहा था। दुर्भाग्यवश यह काम नहीं आया और हम इस हमले से हुए नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब रूसी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय थी तब आसमान कैसा दिख रहा था। वे बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, हर चीज पर गोलियां चला रहे थे। देखिए, अब ये है नुकसान। इसकी रिपोर्ट यूरो मैदान प्रेस, अन्य मीडिया संस्थानों और खुद यूक्रेनी सरकार ने की है और रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने भी इसकी पुष्टि की है। तो ये एक ऐसी खबर है जिसकी पुष्टि हमें कई अलग अलग पक्षों से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष कह रहा है, देखो हमने कितना नुकसान किया, लेकिन ये है नुकसान। इस हमले में 4 अलग अलग रूसी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा है। 2 कलिब्र मिसाइल ले जाने वाले फ्रिगेट, 1 मिसाइल जहाज और 1 गश्ती जहाज। अब हमारे पास असल में इनके नाम भी हैं। जिन 2 फ्रिगेट्स को नुकसान पहुंचा उनके नाम थे एडमिरल मार्कोव और एडमिरल एसेन। ये रूस के सबसे नए और सबसे महत्वपूर्ण सतही जहाजों में से हैं जिन्हें रूस ने काला सागर में रखा है। दोनों ही यूक्रेन पर कलिब्र क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये शायद हर रात ऐसा कर रहे थे। वे मिसाइलें नियमित रूप से यूक्रेनी शहरों पर हमला कर रही थी और आखिरकार यूक्रेन ने अपना बदला ले लिया। वही जहाज जो यूक्रेनी नागरिकों पर हमला कर रहे थे अब शायद अब उपयोगी नहीं रह गए हैं। अब इस हमले का एक और हिस्सा है जो सभी के लिए चौंकाने वाला था और इसे खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पुष्टि की है। उनके बयान पर नजर डालिए। इस पूरे युद्ध में पहली बार यूक्रेन ने वास्तव में एक ही ऑपरेशन में 15 अलग अलग हथियारों को मिलाकर उस जगह पर हमला किया जिसकी रूस को वास्तव में उम्मीद नहीं थी। अब हमारे पास वास्तव में उन चीजों की एक सूची है जो यूक्रेन ने इस्तेमाल की थी, तो जरा देखिए। और ये वही है जिसे जेलेंस्की ने ट्वीट किया था। अब मैं इनके नाम पढ़ूंगा, लेकिन पहले ही बता दूं, शायद मैं इन्हें सही से उच्चारित न कर पाऊं। तो ये वे कंपनियां और ड्रोन हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। प्लानेंटिया, प्लेको, बार्स, लॉन्ग नेपच्यून ने मिलकर काम किया और साथ ही मिच, फायर पॉइंट, यह वह महत्वपूर्ण कंपनी है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। रामजाओ, सीचिन ट्रस्ट, कारियो, ग्रोबर, लिटनुई और डव बुश ड्रोन, साथ ही सारगॉन और ममाई, मानव रहित सतही पोत। अब इसमें एक महत्वपूर्ण विवरण है, ये सभी कंपनियां घरेलू हैं और ये सभी ड्रोन और मिसाइलें देश में ही बनाई गई हैं, यानी इन्हें यूक्रेन में ही डिजाइन और बनाया जा रहा है। और यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि अगर इनका निर्माण देश में ही हुआ है तो यूक्रेन को किसी से इसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन जब चाहे ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और यही वो चीज है जिसमें यूक्रेन ने बहुत ज्यादा निवेश किया है। वे अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसमें जबरदस्त काम किया है। असल में ड्रोन के मामले में नवाचार और उत्पादन में वे रूस को पछाड़ रहे हैं और मिसाइल के क्षेत्र में भी वे बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेशक यूक्रेन सच में अपनी खुद की मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाना चाहता है ताकि वे आखिरकार रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके और पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर या किसी और चीज पर निर्भर न रहे। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक और कारण ये है कि इसी समय के आसपास एक रिपोर्ट आई थी जो थोड़ी चौंकाने वाली थी। जाहिर है अमेरिका ने यूक्रेन से इन हमलों को लेकर एक बहुत ही खास अनुरोध किया है। अब ये अनुरोध मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास उपराष्ट्रपति जेडी वेंस थे जो शायद जेलेंस्की के प्रशंसक नहीं है
उन्होंने वास्तव में उन्हें सीधे फोन किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस हमले के बाद शहर में रूसियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। तो यूक्रेन द्वारा किए गए सभी नुकसान के बाद नोवोरोसिस्क में रूसियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, देखिए। तो आपकी स्क्रीन पर आप अगली सुबह देख सकते हैं। ये हमला के अगले दिन की सुबह थी। हमला रात में हुआ था और हमला इतना बड़ा था कि अगले दिन भी धुआं पूरे शहर को ढक रहा था। जब रूसी लोग उठ रहे थे, काम पर जा रहे थे और वे ये सब देख सकते थे। और हमारे पास एक रूसी महिला की प्रतिक्रिया का भी एक क्लिप है जो अपने सामने सब कुछ देख रही थी। तो देखिए। मुझे लगता है कि नोवोरोसिस्क या हमारे क्षेत्र में कभी भी आज रात जैसी रात नहीं हुई है। हाँ, ऐसी रात कभी नहीं हुई। ये बिल्कुल डरावना था। लोग मारे गए और इतनी सारी इमारतें जलकर खाक हो गईं। ये तो बस भयानक है। मैं हमेशा से ही, मुझे नहीं पता, मैं इसे लेकर थोड़ी ज्यादा निश्चिंत रही हूँ और इस बार मैं ठीक हूँ। दूसरे शब्दों में, बस रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये युद्ध विराम नहीं है। ये वाकई डरावना है। मैं आमतौर पर इतनी परवाह नहीं करती, लेकिन ये बेहतर है कि बस घर पर ही रहें और छुट्टियों में कहीं ना जाएं। इस साल तो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर कोई अच्छी तरह जानता है कि यहाँ आमतौर पर क्या चल रहा है। यहाँ आसपास की चैट्स में आप देखती हैं, लोग लिख रहे हैं कि वे छुट्टियों पर आए हैं। अरे, क्या मुझे वापसी का टिकट लेना चाहिए या नहीं? क्या आप लोग पागल हो या क्या? आप कहीं जा ही क्यों रहे हो? जा रहे हो? अब जाहिर है, मुझे नहीं लगता कि वह इस युद्ध और यूक्रेन इसे कैसे लड़ रहा है इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति है। लेकिन यह बताना जरूरी है कि यूक्रेन वास्तव में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बना रहा है। खैर, कुछ नागरिक संपत्ति को पिछली रात नुकसान पहुंचा और रूसियों को लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन के पास कोई पागल ड्रोन था जो हर जगह फायरिंग कर रहा था। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि रूसियों को क्या लगता है और फिर मैं समझाऊंगा कि शायद असल में क्या हुआ, क्योंकि फिर से हम असल में वहां जाकर जांच नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि रूस चाहता होगा कि वहां स्वतंत्र जांचकर्ता जाकर पता लगाएं कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरे पास एक थ्योरी है। लेकिन पहले ये है कि रूसियों को क्या लगता है। तो कई अलग अलग थ्योरी है, लेकिन ये दो सबसे पागलपन वाली है। पहली, रूसियों का कहना है कि कुछ यूक्रेनी ड्रोन ऐसे थे जिनमें शार्क लगी हुई थी, जिनके सिर पर लेजर बीम लगी थी और उन्होंने शहर पर बिना सोचे समझे फायरिंग की। नोवोरोसिस्क पर हमले के दौरान कुछ यूक्रेनी ड्रोन भारी मशीन गनों से लैस थे, जिन्होंने शहर पर बिना सोचे समझे फायरिंग की। गैरेजों का एक परिसर, कारें, रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गैराज या इमारत क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि शायद ये यूक्रेन नहीं था और मुझे शक है कि यूक्रेन के पास ऐसा कोई ड्रोन भी है जिसके आगे शार्क लगी हो और वो लेजर फायर कर रहा हो। वो इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे? लेकिन खैर, मुझे लगता है कि मेरे पास एक थ्योरी है कि असल में ये क्या था। क्या आपने देखा कि वो रूसी एयर डिफेंस हर दिशा में फायरिंग कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी ड्रोन को गिरा सके? तो सोचिए, क्या वो गोलियां आखिरकार कहीं ना कहीं गिरती ही हैं। और मेरा अंदाजा है कि उन्हीं गोलियों की वजह से रूसी गाड़ियों को और जाहिर है आम नागरिकों की इमारतों को नुकसान पहुंचा। ऐसी ही तमाम चीजों को। फिर भी रूसियों के पास इस बारे में अजीब अजीब थ्योरीज हैं कि क्या हुआ था। खैर, अब उस चौंकाने वाली कॉल की बात करते हैं जो इस वीकेंड सामने आई। उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन किया और एक अनुरोध किया। उनका अनुरोध था कि टैंकरों को निशाना न बनाएं और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ना निशाना बनाएं जो रूस की नहीं है। और ये असल में काले सागर में यूक्रेनी हमलों की बात हो रही है। अब मुझे पता है कि कुछ लोग इससे उलझन में हैं, जो कि कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि जेडी वांस असल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके दिल में यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा प्यार हो। तो लोग हैरान थे कि यूक्रेन ने असल में इस अनुरोध को मान लिया। तो मैं आपको समझाता हूँ कि अनुरोध क्या था और फिर शायद हम समझ पाएंगे कि यूक्रेन ने क्यों सहमति दी। तो अपनी स्क्रीन पर इस पाइपलाइन को देखिए। इसे सीपीसी पाइपलाइन कहते हैं, कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। और इसका काम यह है कि ये कजाकिस्तान के तेल क्षेत्रों को नोवोरोसिस्क बंदरगाह से जोड़ता है। तो कजाक तेल रूस के रास्ते कजाकिस्तान के रास्ते एक रूसी बंदरगाह तक पहुंचता है। फिर उसे टैंकरों में लादा जाता है और वे टैंकर उसे काला सागर के रास्ते ले जाते हैं और जहां ग्राहक है वहां पहुंचा देते हैं। अब यहाँ मुख्य बात आती है। मुझे इस पाइपलाइन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पाइपलाइन में कुछ अमेरिकी हिस्सेदारी है। कम से कम कजाक पक्ष में तो है ही। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तेल क्षेत्रों को यह पाइपलाइन जोड़ती है उनमें अमेरिकी कंपनियों की आंशिक हिस्सेदारी है, शायद 50% या उससे कम। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तेल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब मेरा अनुमान है कि उन कंपनियों ने प्रशासन से संपर्क किया और फिर प्रशासन से अनुरोध किया कि वह यूक्रेन को समझाए कि वे उन चीजों को निशाना ना बनाएं जो वास्तव में रूस की नहीं है
और यूक्रेन ने वास्तव में कुछ शर्तों के साथ इस पर सहमति जताई। यूक्रेन ने कहा जब तक जहाज रूस के नहीं है और निश्चित रूप से जब तक जहाज रूस के तेल को नहीं ले जा रहे हैं वे उनमें से किसी पर भी हमला नहीं करेंगे। और इन सब के अलावा यूक्रेन ने पाइपलाइन पर हमला न करने पर भी सहमति जताई, क्योंकि कजाकिस्तान और निश्चित रूप से अमेरिकी कंपनियों को पाइपलाइन से रूस की तुलना में कहीं अधिक फायदा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस को फायदा नहीं होता, क्योंकि सोचिए अगर आपके क्षेत्र से होकर कोई पाइपलाइन गुजर रही है, आप शायद किसी न किसी तरह की फीस वसूल रहे होंगे, तो रूस शायद कुछ पैसे कमा रहा है, शायद उतना नहीं जितना वह अपना खुद का तेल बेचकर कमा सकता था, लेकिन रूस शायद पैसे कमा रहा है और दूसरे देश भी पैसे कमा रहे हैं। तो यूक्रेन ने फिलहाल उस पर हमला न करने पर सहमति जताई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सर्दियों में रूस यूक्रेन की ऊर्जा अवसंरचना पर हमला करना शुरू कर देता है तो यह एक तरह से उचित होगा, खासकर अगर यह रूसी क्षेत्र पर हो। लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट मेरे लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि जेडी वांस और जेलेंस्की के बीच वाकई में अच्छी बातचीत हो रही है। वैसे यह बताना जरूरी है कि इसी महीने की शुरुआत में या पिछले महीने जब जेलेंस्की ओवल ऑफिस गए थे, अगर आप उन सभी तस्वीरों को देखें तो जेडी वांस वास्तव में ऑफिस या मीटिंग में नहीं थे और वह मीटिंग काफी अच्छी रही थी। तो यह आपको कुछ बताता है कि पहली मीटिंग क्यों अच्छी नहीं रही और झगड़ा किसने शुरू किया। लेकिन चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसी रात यूक्रेनी ड्रोन भी दूसरी जगहों पर गए और रूसी रिफाइनरियों पर हमला करना शुरू कर दिया। और इसका मतलब है कि रूस में फिर से फ्यूल की लाइनें लग गई है। अब इससे पहले कि हम उस कहानी को कवर करें, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ मीम्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नियम काफी आसान है। अगर आपको मीम्स पसंद आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बस लाइक बटन दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मीम जो हमारे पास है वो असल में उसी कहानी के बारे में है जिसे हमने अभी कवर किया। और मीम कुछ यूं है, वैंस जेलेंस्की को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे टैंकर उड़ाना बंद करो। जेलेंस्की मान जाते हैं और फिर वो पोर्ट को उड़ा देते हैं ताकि टैंकर पर असल में कोई तेल लोड ही ना हो सके। ये बस एक मीम है दोस्तों, ये सच नहीं है। यूक्रेन ने असल में नेवल बेस को निशाना बनाया था, ना कि सिविलियन पोर्ट को। ये एक अहम फर्क है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। मुझे पता है इससे मजाक खराब हो जाता है, लेकिन खैर। अब हमारे पास दूसरा मीम है जो किसी यूक्रेनी रेस्टोरेंट या यूक्रेन के किसी जगह से है। इसमें लिखा है अगर मिसाइल हमला हो जाए तो इस यूरिनल के नीचे चले जाओ। अब तक कोई भी इसे निशाना नहीं बना पाया है। मुझे लगता है लड़के समझ जाएंगे। ये एक घिनौना मजाक है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सच है। और आखिरी वाला थोड़ा लंबा है, लेकिन ये एक अच्छी कहानी है। ये स्टालिन और पुतिन के बीच की बातचीत है। सबसे पहले स्टालिन कहते हैं, कॉमरेड पुतिन, तुमने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? पुतिन कहते हैं, क्योंकि यूक्रेन अस्तित्व में ही नहीं है। सच में? हाँ, लेनिन ने इसे बनाया था। तो तुमने उस देश पर हमला किया जो अस्तित्व में ही नहीं है। यूक्रेनियन और रूसी एक ही लोग हैं, तो यूक्रेनियन भी अस्तित्व में नहीं है। सही, तो फिर यूक्रेन में कौन रहता है? रूसी। तो फिर तुमने रूसियों पर हमला क्यों किया? यूक्रेन को डिनाजीफाई करने के लिए। किससे डिनाजीफाई करना था? यूक्रेनियन से। लेकिन यूक्रेनियन तो अस्तित्व में ही नहीं है। हम रूसी भाषी लोगों की रक्षा कर रहे थे। किससे? नाजी। लेकिन आपने कहा था कि वहां सब रूसी हैं, तो नाजी भी रूसी ही हुए। पुतिन इसका कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, तो रूस इतने सालों से किससे लड़ रहा है? नाटो। क्या यूक्रेन नाटो में है? नहीं। तो फिर आप नाटो से कैसे लड़ रहे हैं? नाटो हमारे खिलाफ यूक्रेनियनों के जरिए लड़ता है, वही यूक्रेनियन जो अस्तित्व में ही नहीं है। यहीं पर स्टालिन लंबा विराम लेते हैं और कहते हैं, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था। यही असल में बताता है कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूसी तर्क कितना पागलपन भरा है। अब ये आखिरी क्लिप चौंकाने वाली है और ये एक रेस्तरां के लिए फ्री विज्ञापन भी है, जिसकी आप लोग इस चैनल पर उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन रेस्तरां की सजावट बहुत अच्छी है। यह रेस्तरां जॉर्जिया में है और ऐसी जगह पर है जहां मुझे लगता है कि रूसी लोग अक्सर आते हैं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह गए कि यह रेस्तरां असल में है क्या। तो इस क्लिप को देखिए। कहते हैं कि यहाँ की खिंकाली सबसे बेहतरीन है। चलिए पता करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। हमने जॉर्जिया में एक सड़क किनारे कैफे पर रुककर देखा और वहाँ हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कि जॉर्जिया का 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है। वाईफाई अब्खाजिया जॉर्जिया का हिस्सा है। पासवर्ड ओसेटिया जॉर्जिया का हिस्सा है। लेकिन ये तो सबसे अजीब हिस्सा भी नहीं है। यहाँ पर मेरा मतलब है आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है। वह दिखने में भी थोड़ा पुतिन जैसा लगता है। फिर आप वॉशरूम में जाते हैं। सच कहूँ तो ये तो बस पागलपन है। हमारे रेस्टोरेंट में प्रवेश करके आप इस बात से सहमत होते हैं कि पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं और जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्दोवा की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। जहां भी रूस जाता है वहां मौत और आंसू लेकर आता है। कमेंट्स में मुझे बताएं। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब निकालूं। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था, मीम्स। यूक्रेन ने रूसी रिफाइनरियों के खिलाफ, जिसे मैं लंबी दूरी की पाबंदियां कहता हूं, उस अभियान को फिर से शुरू कर दिया है। सबसे हालिया हमला ये है ऑर्स्क रिफाइनरी। ये रिफाइनरी मोर्चे से लगभग 1400 किलोमीटर दूर स्थित है। मुझे लगता है कि ये करीब 900 मील है और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता सालाना 60 लाख टन कच्चे तेल की है। आप अपनी स्क्रीन पर जो नुकसान देख रहे हैं वो इतना बड़ा है कि उस क्षेत्र के गवर्नर को सामने आकर आपात स्थिति घोषित करना पड़ा। उन्होंने यही कहा। रूस के ऑरबुर्ग क्षेत्र के गवर्नर का कहना है कि यूक्रेनी हमले के बाद
ऑर्स्क ऑयल रिफाइनरी लगभग 6 महीने के लिए बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि जो मुख्य उपकरण क्षतिग्रस्त हुए हैं वे आयातित थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते उन्हें बदलने में काफी समय लगेगा। निवासियों को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कल से ओरेनबर्ग ओब्लास्ट ने कड़े ईंधन प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें प्रति ग्राहक सीमित मात्रा और कैनिस्टर भरने पर प्रतिबंध शामिल है और वाहन पंजीकरण नंबरों के आधार पर ईंधन भरवाने के लिए ऑड इवन दिन लागू किए गए हैं। ये है दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना की हालत। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वही देश है जिसके पास दूसरी सबसे बड़ी सिद्ध तेल भंडार है और अब इसे तेल की राशनिंग लागू करना पड़ रहा है। रूस के लिए सच में सर्दी आ रही है। अब जाहिर है यूक्रेन सिर्फ रिफाइनरियों को ही निशाना नहीं बना रहा है। सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने एक और वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस को भी तबाह कर दिया। इस क्लिप को देखिए। यूक्रेनी ड्रोन ने वाइल्ड बेरीज के सबसे बड़े वेयरहाउस में से एक को तबाह कर दिया, जो 150 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, और ये है उसका हाल जब वो जल रहा था। अब यहाँ हमारे पास वाइल्ड बेरीज बिंगो है, जिसे बहुत से लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं। और मैं यहाँ एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। जब हमने ये बिंगो खेलना शुरू किया था, मान लीजिए 2 हफ्ते पहले या शायद 4 हफ्ते पहले, हम सिर्फ टॉप 10 वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस को ही देखते थे और फिर यूक्रेनी हमले लगातार जारी रहे, तो हमने टॉप 20 को देखना शुरू किया और अब ये बढ़कर टॉप 30 तक पहुंच गया है। बिंगो बस लगातार बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन लगातार और भी ज्यादा चीजों पर हमला करता जा रहा है। अब टॉप 20 में से मैंने गिना कि 18 पर हमला हो चुका है और 17 लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। शायद 15, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे गिनते हैं, लेकिन नुकसान काफी बड़ा है। इन वेयरहाउसेस में से कई को तो लगभग पूरा फिर से बनाना पड़ेगा और ये मत भूलिए अंदर जो सामान है वो भी बर्बाद हो रहा है और इससे रूसी जनता के लिए और भी ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही है और वही समस्याएं रूसी सरकार के लिए भी है। अब जब ये सब हो रहा है, पुतिन भी लामबंदी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ रूसी नागरिकों को तो पहले ही समन मिलना शुरू हो गया है और ये है उनकी प्रतिक्रिया। यहाँ एक रूसी आदमी है जिसे सेना का समन मिला है और वो अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब क्या करे, शायद उसे देश छोड़ देना चाहिए। देखिए। ये तो बिल्कुल पागलपन है। मुझे आज सेना में भर्ती का समन मिला है। मेरी उम्र 38 साल है। आज मैंने गोसुसलुगी खोला, अपनी सूचनाएं देखी, उसे खोला और वहीं पर वो था। कृपया अमुक तारीख तक सैन्य भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करें। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको पंजीकरण संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन, यात्रा प्रतिबंध और इसी तरह की सजा का सामना करना पड़ेगा। आज मुझे लगता है कि भर्ती कार्यालय जाने के लिए मेरे पास लगभग 6 दिन बचे हैं। मैं समन संलग्न कर दूंगा ताकि आप देख सकें। अब मुख्य सवाल यह है, आखिर यह क्यों है? किसे इसकी जरूरत है? और शायद किसी को पहले ही इस तरह का समन मिल चुका हो। मान लो। कृपया बताइए कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मैं आप लोगों को रूस में भेजे जा रहे सैन्य समन के बारे में एक और कहानी दिखाना चाहता हूँ और ये एक दुखद कहानी है कि कैसे रूसी लोग और यूक्रेनी लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। हमारे पास ऐसी परिवार है जिनके लोग दोनों तरफ रहते हैं और अलग अलग पक्षों का समर्थन करते हैं। तो हाँ, ये अप्रत्याशित है, अनोखा है। मुझे नहीं पता कौन सा विशेषण सही रहेगा, लेकिन इस कहानी को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। मेरी कजिन मॉस्को से बहुत समय बाद पहली बार फोन किया और हम पर आरोप लगाया कि हम समझौता नहीं करना चाहते। फोन करने की वजह यह थी कि उसके पति को समन मिला था, तो वे दोनों एहतियातन साथ गए। जब वे कतार में बैठे थे, मेडिकल जांच के बाद लड़कियां वापस नहीं आईं। उन्हें जबरन भर्ती कर लिया गया और उसके पति ने फिलहाल इससे बचाव कर लिया क्योंकि वह अपनी विकलांग बेटी का प्रमाण पत्र लेकर आए थे। लेकिन उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी का ऑटिज्म भर्ती टालने की पक्की वजह नहीं है और 2 हफ्ते में उन्हें कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये सब तब है जब दोनों के पास यूक्रेनी पासपोर्ट हैं। वे 2011 से मॉस्को में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सैन्य भर्ती कार्यालय जाते हैं उनमें से 70% वापस नहीं लौटते और माताओं और पत्नियों की सारी कराह और विलाप पुलिस ने बहुत सख्ती से बंद करवा दिए। तो हाँ, यही हकीकत है। दोनों तरफ के लोगों के रिश्तों को देखते हुए ये वाकई चौंकाने वाली कहानी है। लेकिन इसके अलावा अभी तक लामबंदी नहीं हुई है। बड़ी लामबंदी शायद सितंबर में होने वाले चुनाव के बाद होगी। तो इस तरह की चीजें तो उससे पहले ही हो रही हैं। तो रूस में वाकई दिलचस्प चीजें हो रही है और ऐसा नहीं लगता कि पुतिन जल्दी ही युद्ध खत्म करना चाहते हैं। अब आज मैं कुछ नया लेकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमने हाल ही में एक नया पॉडकास्ट लॉन्च किया है और हमारे पहले मेहमान हैं पूर्व नेवी कमांडर डेव स्टीवंस। अब मेरे पास बातचीत का एक हिस्सा है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ। डेव स्टीवंस एक लेखक हैं और हाल ही में उनकी एक नई किताब आई है, डिजास्टर प्रेपिंग्स फॉर डमीज। तो अगर आप इस किताब में रुचि रखते हैं तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप इसे देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, एक अमेजॉन लिंक, या आप जहां भी किताबें, ई बुक्स, ऑडिबल वगैरह लेते हैं वहां इसे खोज सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा हम इस वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट करने वाले लोगों को 10 कॉपियां मुफ्त में देंगे। तो नीचे कमेंट करें और अगर आप रुचि रखते हैं तो जरूर जाकर किताब देखें। और अब यहाँ हमारे नए पॉडकास्ट के पहले एपिसोड की एक क्लिप है। यहाँ हमारे पास एक ड्रोन की क्लिप है जो रूसी वायु रक्षा मिसाइलों से बच रहा है। कम से कम मुझे तो यही दिख रहा है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। ये एक पैनसेर सिस्टम है जो कम दूरी की मिसाइलों का सिस्टम है जिसे लक्ष्यों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन यह S-300 और S-400 जैसी बड़ी रॉकेटों की भी सुरक्षा करता है। ये काफी चौंकाने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन ने मोड़ लिया, लेकिन ड्रोन वास्तव में कॉन्ट्रेल के बीच से उड़ गया। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज हैं, तो इसे पास से गुजरते समय फट जाना चाहिए था और ड्रोन को छर्रों से भेद देना चाहिए था। दूसरी बार यह इतना पास आ गया था कि इसे लक्ष्य को छर्रों से भेद देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं कर रहा है या नहीं। अब ये कमांड गाइडेड मिसाइलें हैं, मतलब इन्हें रडार साइड से रडार द्वारा गाइड किया जा रहा है। इसमें कोई टर्मिनल गाइडेंस नहीं है, कोई हीट सीकर नहीं है। तो एक बार जब ये हवा में चला जाता है तो इसे लक्ष्य तक गाइड करना पड़ता है, और ये बहुत खराब मिसाइलें हैं। शुरुआत में मैंने सोचा था कि ये शायद नई पैंजर की वो नई मिनी मिसाइलें होंगी। 12 2 स्टेज की जगह आप इनमें से 48 छोटी मिसाइलें खासतौर पर ड्रोन के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इनकी अधिकतम रेंज 4 मील है, जबकि असली वाली की 20 मील है, और मुझे लगता है कि वे बहुत दूर थे। तो ये सामान्य मिसाइलें हैं जो ड्रोन को मार सकती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सिवा इसके कि ऑपरेटर से बहुत बड़ी गलती हुई है, या फिर मिसाइलें सच में खराब हो गई हैं, वे गाइड नहीं कर पा रही हैं, या कमांड फॉलो नहीं कर रही हैं, या फ्यूज सक्रिय नहीं हो रहा है। और वारहेड वही है जैसा एम साइड वाइंडर पर होता है जिसे हम ले जाते थे। इसे एक्सपेंडिंग रॉड वारहेड कहते हैं। जब यह फटता है, ये रॉड्स एक बड़ा फैलता हुआ घेरा बनाते हैं जो एयरक्राफ्ट या ड्रोन को काटने के लिए होता है। साथ ही ब्लास्ट फ्रैगमेंट्स भी होते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को ट्रिप हो जाना चाहिए था, खासकर उस वाले में जहां वो कंट्रेल के बीच से उड़ता है। हाँ, तो शायद पैंतरेबाजी मदद करती है, लेकिन मिसाइलें खराब हैं। ये पागलपन आम है। समस्या है। रूस को भी ये बहुत झेलनी पड़ती है। आप सोचते हैं कि क्या वे इन्हें बहुत तेजी से बना रहे हैं और फैक्ट्रियां सही से निर्माण नहीं कर रही हैं? वो तो बहुत ही करीब था। उससे तो आसानी से ड्रोन गिर जाना चाहिए था, खासकर 3-3 मिसाइलों के साथ। और हम जमीन से आने वाली रडार रुकावट में नहीं हैं, हम समुद्र में हैं, तो ये रडार के लिए काफी आसान टारगेट है, या कम से कम होना चाहिए। नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है सभी को। आज हमारे साथ है पूर्व अमेरिकी नौसेना कमांडर डेविड स्टीवंस। वे फारस की खाड़ी में स्ट्राइक ऑपरेशंस ऑफिसर भी रह चुके हैं और अब एक लेखक है। पॉडकास्ट में आपका स्वागत है डेविड। बहुत धन्यवाद सैम, मैं इसकी कद्र करता हूँ। तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। आप एक F-18 पायलट स्ट्राइक प्लानर से आपदा तैयारी पर किताब लिखने तक कैसे पहुंचे? ये अच्छा सवाल है। मेरे करियर का पहला हिस्सा मुख्य रूप से आपदाओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में बीता। और मुझे अपनी सेवा पर बहुत गर्व है। मेरा करियर बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने सोचा कि करियर के दूसरे हिस्से में शायद कुछ वैश्विक आपदाओं को रोकने या कम से कम उनके लिए तैयारी करने पर काम करना अच्छा रहेगा। इस प्रक्रिया में जो मैंने शुरू में किया, उसका पहले किताब डिजास्टर प्रेपिंग फॉर डमीज से कोई लेना देना नहीं था। यह पूरी तरह से एक त्रयी बनाने के बारे में था, एक टेक्नो थ्रिलर त्रयी, लेकिन ऐसी जो हकीकत पर आधारित हो, असली खतरों पर। और यह तय करने के लिए कि वे खतरे क्या थे, मैंने असली विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति बनाई, और इसमें कुछ अंतरिक्ष यात्री, खगोल भौतिक विज्ञानी, मौसम विज्ञानी शामिल थे, CIA एजेंट, एक मोसाद एजेंट, हथियार प्रणाली विकास के प्रभारी, एक एडमिरल। और मैंने उनकी बुद्धि का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया कि शीर्ष 7 क्या हैं। यही हमने निकाला, शीर्ष 7 संभावित रूप से प्रलयकारी लेकिन निश्चित रूप से वैश्विक आपदाएं, और हमने उन्हें रैंक किया। हमने उन्हें परिणाम और संभावना के आधार पर रैंक किया। तो बस वही था, मैंने उसे प्रकाशित करवा दिया। किताब ने काफी अच्छा किया। अब हम इसे एक टीवी सीरीज में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ये था कि मेरी साहित्यिक एजेंट ने मुझे नॉन फिक्शन लिखने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। मेरा डिजास्टर प्रेपिंग फॉर डमीज लिखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने मुझे मना लिया, और यह बहुत मजेदार था क्योंकि हमारे पास पहले से ही सलाहकार बोर्ड से सामूहिक विशेषज्ञता थी। तो ऐसे ही ये हुआ। ये समझ में आता है। तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत, शायद मैं गलत हूँ, ये एक अकादमिक किताब जैसी है। क्या एक आम इंसान इसे पढ़ सकता है और फिर भी इसे उपयोगी पा सकता है? शायद आप थोड़ा बता सकते हैं कि ये किस तरह से तैयार की गई है। ठीक है, चलिए याद रखें कि शीर्षक का आखिरी शब्द है। ओह, मेरा हाँ। मतलब है, जाहिर है ये किताबें उन लोगों के लिए बनाई गई हैं। वहां तैयारी करने वालों का एक पूरा समुदाय है। ये लोग अपने क्षेत्र के माहिर हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं और मैं आपको सारी जानकारी देकर बोर नहीं करना चाहता। हाँ,
मुझे लगता है आखिरी गिनती में 13 मिलियन अमेरिकियों ने खुद को तैयारी करने वालों में गिना है, या कम से कम किसी न किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है, और एक तरह की बुनियादी किताब से सीखना कि आप क्या कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क सिटी के अपार्टमेंट में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने संसाधन हैं। हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है ताकि किसी भी चीज के लिए तैयार रह सके, चाहे वो एक छोटा सा ब्लैकआउट हो, कोई तूफान हो, या फिर कोई बहुत बड़ी आपदा हो जैसे कोई वायरल समस्या, परमाणु युद्ध आदि। बिल्कुल सही। और मुझे पता है कि हम किताब को स्क्रीन पर भी दिखाएंगे ताकि लोग इसे अमेज़न या जहां से भी किताबें लेते हैं वहां से ढूंढ सके। और वीडियो के आगे हम किताब भी देंगे ताकि लोगों के पास रुकने की एक वजह हो। अब मैं उस कहानी के बारे में बात करना चाहता था जो आपने मुझे बताई थी, जहां आप वास्तव में स्ट्राइक ऑपरेशंस ऑफिसर थे जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, है ना? गल्फ प्रथम खाड़ी युद्ध। हाँ, तो शायद आप वह कहानी सबके साथ साझा कर सकते हैं और अपना अनुभव भी बता सकते हैं। मैं एक स्टाफ ऑफिसर था। ये एक नॉन फ्लाइंग टूर था और आपके बीच बीच में ऐसे स्टाफ टूर होते हैं। मुझे कमांडर मिडिल ईस्ट फोर्स के अधीन नियुक्त किया गया था। वो एक 2 स्टार एडमिरल थे जो फ्लैगशिप यूएसएस पर थे। ला साले ज्यादातर समय बहरीन में पियर से बंधा रहता था, तो वही हमारी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट थी। उस समय के दौरान मुझे याद है हम थे, और मैं सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन हम असल में कुवैती टैंकरों को उनके बेस से फारस की खाड़ी से बाहर नौसेना के युद्धपोतों के साथ एस्कॉर्ट कर रहे थे ताकि उन्हें ईरानी हमले से बचाया जा सके। कुछ डेजावू जैसा था। ये तो हमेशा से होता आ रहा है। तो वहाँ एक सज्जन थे, एक आदमी जिसका नाम माइक था, जिन्हें नियुक्त किया गया था। वह एक नौसेना अधिकारी थे। उन्हें कुवैती दूतावास में नियुक्त किया गया था और वह बस एक समन्वयक थे। वह शेड्यूल संभालने वाले अधिकारी की तरह थे। वह नौसेना के जहाजों को टैंकरों से तय जगह पर मिलाने और उन्हें खाड़ी से बाहर ले जाने के लिए समन्वयित करते थे। खैर, इराक बहुत धमकी भरी बातें कर रहा था, बहुत सारी धमकियां दे रहा था, और हमें ये पता था, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं था कि कुछ होने वाला है। बस मूल रूप से कुवैतियों को डराकर झुकाने की कोशिश की जा रही थी। खैर, एक रात थी, शायद आधी रात का समय था। मुझे माइक का फोन आया और उसने कहा, आप जानते हैं, हमने देखा है कि आप जानते हैं कुवैती सैनिकों की बहुत हलचल है सड़कों पर, और हम बस जानना चाहते हैं क्या आप लोगों ने कुछ सुना है। बिल्कुल, मैंने उन्हें फोन किया। हमारे पास एक बहुत बड़ा इंटेल विभाग है, जैसा कि आप एक फ्लैगशिप पर सोच सकते हैं, मिलिट्री इंटेल, CIA वगैरह। और मैंने वहाँ फोन किया और उन्होंने कहा, हाँ, हमने सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, हमें लगता है कि ये बस धमकाने की कोशिश है। तो मैंने उन्हें बताया। अब हम सैटेलाइट एनक्रिप्टेड फोन के जरिए बात कर रहे थे, तो ये सुरक्षित है और वो एम्बेसी कंपाउंड में है। करीब 1 घंटे बाद उन्होंने कॉल किया और कहा, अच्छा, हमारे एम्बेसडर ने कहा है कि उन्हें अभी कुवैती सरकार से संपर्क करने में दिक्कत हो रही है, लैंडलाइंस बंद है, और उन्होंने कहा, हमने दूर से कुछ धमाकों की आवाज सुनी है, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? फिर से नीचे कॉल किया और वे बोले नहीं। तो तीसरी बार जब उन्होंने कॉल किया, शायद रात के 2 बजे होंगे, उन्होंने कहा, चलो, कुछ तो हो रहा है। वो बोले, हमने सिर्फ कुवैती सैनिकों की हलचल ही नहीं देखी, बल्कि कुछ कुवैती T-72 टैंक भी दूतावास के सामने खड़े हैं। तो मैंने फिर से नीचे कॉल किया और जवाब मिला, कुवैतियों के पास T-72 टैंक नहीं है। यही से हमें पता चला कि आक्रमण हो चुका है। वो पहले से ही इराकी टैंक थे जो दूतावास के सामने खड़े थे। तो जाहिर है अगला काम था एडमिरल को तुरंत जगाना, बहुत तेज, और राष्ट्रपति को कॉल करना, और बाकी इतिहास है। वाह। तो तकनीकी रूप से कहे तो आप पहले व्यक्ति थे, नहीं पहले नहीं, लेकिन शुरुआती कुछ लोगों में से थे जिन्होंने पुष्टि की थी कि आक्रमण हो गया है, और वे पहले से ही शहर में थे। माइक को पता था, लेकिन उसे बस T-72 के वो बारे में क्या नहीं पता था? वो नेवी वाला आदमी। चलो, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि हम ईरानी जहाजों की बात कर रहे हैं, ये अभी भी हो रहा है, और हाल ही में असल में यूक्रेन ने एक ईरानी जहाज पर हमला किया था जो शायद ड्रोन के पुर्जे रूस ले जा रहा था, और फिर ईरान कह रहा था कि वे यूक्रेन पर हमला करेंगे। और आपने एक दिलचस्प बात उठाई, आपने मीडिया की प्रतिक्रिया देखी। हम मीडिया की प्रतिक्रिया पर काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब यूक्रेन के पास भी ईरान पर हमला करने की क्षमता है। सिर्फ ईरान ही नहीं है जो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हाँ, वो अगर आप बातचीत का बाकी हिस्सा सुनना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी सुन सकते हैं, या आप बस उस पॉडकास्ट का नाम देख सकते हैं जिसे मैं स्क्रीन पर डालूंगा, और जहां भी आप अपना पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सर्च कर सकते हैं। हम हर हफ्ते एक नया एपिसोड करने की योजना बना रहे हैं, एकदम नई इंटरव्यू जिसमें मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं। और पहले मैं ये बातचीत सिर्फ पर्दे के पीछे ही करता था, लेकिन मैं इन्हें जारी करना चाहता था क्योंकि ये बहुत ही शैक्षिक है। तो बस मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।